नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी अभी दिए गए एक निर्णय की। हालांकि निर्णय की कॉपी अभी हाथ में नहीं लगी है, लेकिन टिप्पणी जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने की है और केस को सेटल करते समय जो केंद्र सरकार को डायरेक्शन दी है रेप केस के मामले में, वो काबिले तारीफ़ है। मुझे लगता है उस पर रेप के मामले हमारे देश में लगातार बहुत बढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ कुछ फर्जी केसेस के मामले भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे सोसाइटी अपने आप में परिवर्तित होती जा रही है, अपने आप में सरसब्य होती जा रही है। उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो वो केसेस जो दब जाते थे वो सामने आने लगे हैं, और दूसरा लोगों का कहना है ये है कि अभी आजकल उस लेवल पर लोग पहुंच गए हैं कि किसी के ऊपर भी रेप का आरोप लगाना बहुत आसान सा लगता है। हालांकि भारतीय समाज में ऐसा स्वीकार नहीं किया जा सकता, फिर भी लोगों का अपना अपना मत है। जिसको जैसे भुगतना पड़ता है, जो जैसी परिस्थितियों में रहता है, वो वैसा स्टेटमेंट देता ही है। और मैं विषय पर आऊँ, विषय पर तो पूरा विषय अपने को समझाना होता है। कुछ लोग उस पर ये भी कहेंगे लगातार कि आप बहुत लंबा खींच जाते हैं और पता नहीं कहाँ चले जाते हैं और ये वो छोटा बनाया करिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो जिस विषय को आप सुन रहे हैं वो विषय पूरे क्यों ना सुने जाएं, पूरा अंडरस्टैंडिंग क्यों ना हो। इसलिए हम लोग रेप के मामले में सेक्शन 375, सेक्शन 376 इंडियन पिनल कोड के उस पर डिस्कशन करने वाले हैं, खासतौर से मेडिकल एग्जामिनेशन पर। बाकी 375, 376 आपने बहुत कुछ सुने होंगे और जानते भी होंगे, मेरे लेक्चर्स पीछे हैं भी। हालांकि क्लास में 375 और 375 पढ़ाते समय बच्चों को जब पढ़ाते हैं सारे एडल्ट ही होते हैं, फिर भी मैं अगर लड़कियां क्लास में होती हैं और बच्चों से कुछ आँख का पर्दा रखते हुए कहता हूँ कि आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगर आपको कोई प्रश्न लगता है तो हमें मेल कर लीजिएगा और नहीं बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो उनको टॉपिक का थोड़ा सा हिंट देकर और फिर छोड़ दिया करते हैं। लेकिन फिर भी मैं उस विषय को, जो मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का पार्ट है, उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। और मुझे लगता है कि वो डिस्कशन का पार्ट होना भी चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने एलिगेशन रेप का लगाया है तो चूँकि एक पर एक व्यक्ति होता है, महिला भी अकेली है, पुरुष भी अकेला है, इसके एविडेंस मिलना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। अब एविडेंस मिलना बहुत मुश्किल काम अगर हो जाएगा, क्योंकि रेप के केसेस बहुत कम सार्वजनिक होते हैं। रेप के केस मोस्टली एकांतवास में होते हैं, मोस्टली छुपे हुए होते हैं। तो जब एलिगेशन ऐसा लगाया गया है तो फिर जो मेन दारोमदार है वो महिला के स्टेटमेंट पर है कि वो स्टेटमेंट क्या देती। वो स्टेटमेंट भी प्रिजम्पशन तभी बनता है, जैसे एविडेंस एक्ट में कहा गया है कि अगर कोई रेप का आरोप लगाती है महिला, तो फिर वो प्रिजम्पशन माना जाता है। प्रिजम्पशन का मतलब होता है कि वो ये मान कर चला जाता है कि जो महिला ने कहा है वो ही सच है, क्योंकि इस पर सोशल कॉज है। और भारत में महिलाएं इतना साहस नहीं कर पाती कि वो गलत एलिगेशन लगा दें। हमारा ये भी मानना है कि भारत में महिलाएं तभी एलिगेशन लगा देती हैं जब उनको बहुत हौसला, बहुत ताकत मिल जाती है। अन्यथा महिलाओं में सही घटना होने के बावजूद भारतीय नारी एक सुसभ्य नारी है, उसको सम्मान की चिंता है, और नारी का सबसे बड़ा गहना ही सम्मान है, इसलिए वो जल्दी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन समाज बिगड़ते समय नहीं लगता, और ऐसा हो भी सकता है, कुछ 1-8% केसेस में ऐसा हो जाए। तो अगर महिला ने आरोप लगाया है तो यह माना जाएगा कि वो उसने सही आरोप लगाया। लेकिन न्यायालय के पास क्या है ऐसा जिससे वो ये पता करे कि वाकई में जो आरोप लगाया गया है वो सही है कि नहीं है। तो फिर हमने उसमें कहा कि भाई रेप की परिभाषा धारा 375 में बताई, और उसका जो मुख्य बिंदु है, जो 2-3 पॉइंट हैं रेप के, वो ये हैं कि महिला की कंसेंट नहीं थी, और कंसेंट अगर ली गई थी तो गलत तरीके से ली गई थी। हड़का कर, धमका कर, बहला कर, फुसला कर, झूठ बोलकर, अपने आप को पति बताकर, ऐसा कुछ करके कंसेंट ली गई थी, और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया था। कुल मिलाकर अगर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स उसकी मर्जी के विरुद्ध और फ्री कंसेंट के विरुद्ध किया गया है तो वो रेप का मामला बनता है। अब पहला, अगर वो कहती है कि मेरी कंसेंट नहीं, क्योंकि जो प्रिजम्पशन होता है वो कंसेंट का होता है। अगर वो कहती है कि मेरी कंसेंट नहीं है तो मतलब ये है कि कंसेंट नहीं है। लेकिन अगर रेप ही ना हुआ हो और महिला ये कह दे कि इन्होंने मेरा रेप किया है, और महिला ये कह दे कि मेरी उसमें सहमति भी नहीं थी, तो फिर कैसे पता लगेगा कि वाकई में महिला सच बोल रही है। इसका सिर्फ एक उपाय है, वो है मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी कि मेडिकली टेस्ट किया जाए
इसीलिए 24 घंटे के अंदर जब भी ये इस तरह का कोई प्रकरण आता है तो 24 घंटे के अंदर महिला का मेडिकल होना अनिवार्य है। नहीं हो पाता है वो अलग बात है कि बाद में करेंगे। उसके लिए अगर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में महिला है तो भी फिर एक दिन का समय देकर उसका टेस्ट किया जाता है, वो एक्सेप्शन अपवाद है। लेकिन सरल नियम ये है कि महिला का मेडिकल होना चाहिए। मेडिकल टीम अगर ये कह देती है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया है, यानी कि महिला के साथ सेक्स किया गया है, तो फिर ये माना जाएगा कि महिला की इस विषय में कंसेंट नहीं थी। प्रिजम्पशन तभी लागू होगा एविडेंस एक्ट का, नहीं तो प्रिजम्पशन नहीं माना जाएगा। बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पहले मेडिकल टीम ये बताएगी कि वाकई में महिला के साथ सेक्स हुआ है। अगर महिला के साथ सेक्स हुआ है, अब महिला कहती है कि उक्त व्यक्ति ने मेरे साथ सेक्स किया है और मेरी इसमें सहमति नहीं थी, तो फिर एविडेंस के अभाव में यह मान लिया जाएगा कि ये महिला सच बोल रही है। लेकिन ये जो महिला का स्टेटमेंट है, ये जो प्रिजम्पशन है, ये रिब्यूटेबल है। रिब्यूटेबल का मतलब खंडनीय है, इसका खंडन किया जा सकता है और खंडन करने की जिम्मेवारी एक्यूज्ड पर बनती है, आरोपी पर बनती है। अब मेडिकल की टर्मिनोलॉजी पर सुप्रीम कोर्ट का अभी का निर्णय है। हालांकि ये निर्णय कोई नया नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन अभी इशू की है। हालांकि पहले भी डायरेक्शन इशू की गई थी, लेकिन अभी जो किया गया है वो है। मैं 375 के सेक्शन 375 आईपीसी के कुछ नियमों को बताता हूं कि मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस मेडिकली कैसे माना जाए कि महिला के साथ गलत हुआ है। तो वो ये कहता है कि पुरुष का पेनिस पेनिट्रेट किया गया हो। पहले ये होता था 2013 के संशोधन से पहले, 2012 में एक जजमेंट, 10-11 में एक जजमेंट आया है, 12 में मेरे ख्याल से आया था। 2012 के सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के बेंच के जजमेंट के बाद केंद्र सरकार ने, यानी कि पार्लियामेंट ने 375 में संशोधन कर दिया था, जिसको 2013 अमेंडमेंट कहते हैं। उस अमेंडमेंट से पहले ये था कि महिला के साथ पेनिट्रेशन हुआ हो, यानी कि सेक्स हुआ हो और सीमन उसने छोड़ा हो, सीमन वहां पाया जाता हो। लेकिन इसके बाद 2013 में के बाद मैं जजमेंट जहां तक याद कर पा रहा हूं वो लिल्लू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का जजमेंट था। ये मेरे ख्याल से अप्रैल 2013 का जजमेंट है, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि मैंने वो जजमेंट पढ़ा था। और जजमेंट पढ़ा था तभी याद रहते हैं जब कोई चेंज आता है। पुराने जो 50 साल से 60 साल से चल रहा है उसमें अगर कोई परिवर्तन कोर्ट ने कर दिया है, कोर्ट ने कोई ऑर्डर कर दिया है जो कि बाइंडिंग हो गया है, तो याद रहता है कि, और वो जजमेंट ही पढ़ने लायक होता है। तो ये मुझे जहां तक याद है लिल्लू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा अप्रैल 2013 का जजमेंट है। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट के मामले में डायरेक्शन दे दिया था और पूरी एक डिटेल्ड रूलिंग बनाई थी। उस रूलिंग के बाद 2013 में अमेंडमेंट आया था और ये कहा गया था कि अगर पेनिस पूरा इंटरकोर्स नहीं हो पाता, केवल पेनिट्रेट कर जाता है, तो भी रेप माना जाएगा। अब यहां बहस शुरू हो गई कि पेनिट्रेशन किसको माना जाएगा, क्योंकि टेस्ट क्या होता है। देखिए, अब महिला शादीशुदा हो सकती है, महिला सेक्सुअली एक्टिव हो सकती है और महिला वर्जिन हो सकती है। तो शादीशुदा महिला के जो टेस्ट किया जाएगा उसमें हाइमन रैप्चर का फॉर्मूला तो लागू नहीं होगा, क्योंकि उसका हाइमन तो रैप्चर हो चुका होगा। सेक्सुअली एक्टिव महिला है, उसका भी, अगर शादी नहीं हुई तो भी, उसका भी हाइमन रैप्चर का फॉर्मूला नहीं पता लगेगा, और जो वर्जिन है उसके विषय में पता लगेगा। तो यहां पर जो उसने कहा कि भाई ये जो फॉर्मूला है, ये जो पेनिट्रेशन है, वो केवल और केवल माइनर पेनिट्रेशन हो जाए तो भी मान लिया जाएगा। अब माइनर पेनिट्रेशन का को उसने डिफाइन किया वुल्वा, VULVA। आप वुल्वा जब पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वुल्वा महिला के उस हिस्से का जो वर्जन का हिस्सा है, उसके उस हिस्से को वुल्वा कहते हैं। वुल्वा में मोनस पिबलिस, लीबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस और वेस्टिबुलर बल्ब्स, वुल्बस वेस्टिबुले, यूरिनरी म्यूटस या वर्जिनल ओपनिंग, ये ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं। इसके बाद कहीं हाइमन आती है।
और हाइमन के बाद भी कुछ हिस्से बनते हैं जो कि वेस्टिबुलर उसके उसके बल उसके जो 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 नली होती हैं बच्चेदानी की, वहां तक जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने हिस्से को छोड़कर हम जब मेडिकल टेस्ट करते हैं तो हाइमन देखते हैं कि फाइनली हाइमन रैप्चर हुई है कि नहीं हुई, मतलब एक एक जो एडवांस हिस्सा रहता है, अंदर का हिस्सा रहता है। तो हाइमन के फॉर्मूले में कैसे पता लगे कि हाइमन रैप्चर हुई है कि नहीं हुई है? तो हाइमन के रैप्चर के मामले में 2 उंगली टेस्ट होता था, यानी कि 2 उंगलियां डालकर देखा जाए, अगर दोनों उंगलियां चली जाती हैं आसानी से तो माना जाएगा कि वो पहले से सेक्सुअली एक्टिव है, और यहां वो रेप के केस को हल्का कर देती है। सवाल यहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने जो आया वो ये कहता है कि खाली पेनिट्रेशन सफिशिएंसी की बात आप करते हैं, हम मानते हैं कि आप ये कहते हैं कि खाली पेनिट्रेशन सफिशिएंट है, और खाली पेनिट्रेशन का मतलब है कि बाहर के हिस्से में भी अगर वो पेनिट्रेट हो गया, थोड़ा सा हिस्सा भी अगर अंदर चला गया तो भी इसको रेप मान लिया जाएगा, यानी कि अप्लाइज टू हिज टू हर एक्सटर्नल पार्ट, माउथ उसको कह लीजिए, वेजिना उसको कह लीजिए, यूरेथा में वेजिना, एनस में कुछ किया जाता है, तो एनस मतलब पीछे के रास्ते से कुछ ऐसा किया जाता है, तो ये मान लिया जाता है। अब उसने कहा एनी एक्सटेंट, किसी भी हद तक चला जाता है तो फिर वो रेप का मामला बनता है। अब सवाल यहां पर यह पैदा हुआ, जब हम बाहर के हिस्से में ही परिभाषा ये आ गई कि बाहर के हिस्से में ही अगर कुछ मेडिकली पता लग जाता है कि वो पेनिट्रेट हुआ था, तो फिर हाइमन तक क्यों जाना, और हाइमन में 2 उंगली टेस्ट क्यों होना? इसमें एक जजमेंट भी और सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उन्होंने ट्रांसजेंडर्स के मामले में, थर्ड जेंडर के मामले में भी इस बात को लागू कर दिया था। अब ये सारे मामले को लेकर मेडिकल एग्जामिनेशन पर जहां पर बात आती है तो आर्टिकल 21 पर बात आ जाएगी। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्या महिला को जिसके साथ रेप हुआ है उसको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है? यानी कि वो तय करे, तो फॉर्मूला ये बना कि महिला तय करेगी वाकई में कि उसको वो टेस्ट करवाना है या नहीं करवाना है, यानी कि 2 फिंगर टेस्ट उसको करवाना है या नहीं करवाना, ये महिला तय करेगी। बात ठीक है। 2005 में सीआरपीसी में एक अमेंडमेंट आया, सेक्शन 164 कैपिटल ए। सेक्शन 164 कैपिटल ए सीआरपीसी ने महिला के टेस्ट की बात कर दी, 24 घंटे में होगा और वो ये करेगी वो करेगी। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिल्लू के केस में ये डिसाइड कर दिया कि 2 उंगली के टेस्ट का कोई मतलब नहीं होता। क्या क्या टेस्ट करिए? बेसिक डिटेल ले लीजिए महिला की, जिस समय डॉक्टर टेस्ट कर रहा होगा उसका नाम ले ले, पता ले ले, उसका सेक्सुअल उसकी आइडेंटिटी ले ले, और उसके परिवार के लोग, उसके सर्वाइवर कहाँ रहती है, क्या करती है, उसकी कंसेंट क्या है नहीं है, ये सब पर वो चर्चा कर ले। फिर मार्क अगर उसके कुछ लगे, छोटे कुछ लगी हुई हैं, तो फिर वो मार्क आइडेंटिफाई कर ले। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह है, वैक्सीनेशन हिस्ट्री उसकी कोई है, वो ले ले। जो इंसिडेंट पूरा हुआ, जो सेक्शन 164 का बयान होता है, वो 164 कैपिटल ए में भी हो सकता है, और डॉक्टर के सामने अगर महिला ने पूरी स्टोरी बताई कि उसके साथ कैसे रेप हुआ है, और डॉक्टर ने अपने डॉक्यूमेंट में जिसमें वो एग्जामिनेशन कर रहा है या कर रही है, पहले तो महिला डॉक्टर ही करेगी, महिला डॉक्टर जो एग्जामिनेशन कर रही है उसको पूरी घटना लिखेगी। वो जो पूरी घटना लिखेगी वो 164 कैपिटल ए सीआरपीसी के तहत मान्य है। यानी कि अगर 164 का बयान नहीं भी हुआ है और मेडिकल डॉक्टर ने उस पर लिख दिया है कि इसने मेरे को ये बताया है, तो भी वो बयान माना जाएगा, चीफ एग्जामिनेशन माना जाएगा। अब उसके कपड़ों की डिटेल ले लीजिए, उसका मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री ले लीजिए, कपड़ों पर कोई दाग हैं तो उनको ले लीजिए, उस पर कोई सीमन लगा है तो उसको ले लीजिए, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कर लीजिए, उसको इंजरी हुई है वो सब कर लीजिए। उसकी जेनिटल पार्ट, ये जो मैं पूरी चर्चा कर रहा हूँ वो जेनिटल पार्ट की है, जेनिटल पार्ट की एविडेंसेस ले लीजिए, साइमन स्टेन्स ले लीजिए, और जो उनके बाल छूल हैं या फॉरेन मटेरियल कोई दूसरा उस पर मटेरियल पड़ा हुआ है जो उन महिला का अपना हिस्सा नहीं है, सैंपल ऑफ प्यूबिक हेयर्स, मैटर पब्लिक हेयर, प्यूबिक हेयर्स, इनका सबका एग्जामिनेशन कर लीजिए, और फिर ये टेस्ट कर लीजिए कि वो कितना वेजिना के अंदर
क्या संभावनाएं हैं। लेकिन टू फिंगर टेस्ट में उस समय भी ये कहा गया था कि जब ये सेक्स पेनिट्रेशन से ही हो जाएगा तो फिर टू फिंगर टेस्ट का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन टू फिंगर टेस्ट में लगातार ये कहा ही जाता है, ये बताया जाता है टू फिंगर टेस्ट में कि महिला वाकई में सेक्सुअली एक्टिव है कि नहीं है। अब उसको अनमैरिड है और अनमैरिड होते हुए वो सेक्सुअली एक्टिव है तो फिर कंसेंट का विषय फंस जाता है। इस मामले में ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़, आपको मालूम है, वो पहले भी 2 बड़ी रूलिंगें दे चुके हैं। 2 बड़ी रूलिंगें मतलब वो पहले तो बाइगामी जारकर्म की एक रूलिंग दे चुके हैं, एडल्ट्री में वो कह चुके हैं चाहे महिला करे चाहे पुरुष करे उसको सेक्सुअल ऑटोनॉमी है, आप मना नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात वो दूसरा एक और जजमेंट कर चुके हैं जिसमें ये कहा गया है कि अगर महिला लिविंग रिलेशन में रहती है तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए जब तक ये नहीं वो नहीं। ऐसे 2-3 रूलिंग है उनकी आ गई और फिर एक पार्शियल मैरिटल रेप की रूलिंग उन्होंने दे दी। तो ये सुप्रीम कोर्ट में 2-3 जजमेंट ऐसे आ चुके हैं। अब अगर महिला को सेक्सुअल ऑटोनॉमी है तो सवाल यहां पर यह पैदा होता है, वो अनमैरिड है, सेक्सुअल ऑटोनॉमी उसके पास है जैसा विदेशों में होता है। हमारे यहाँ का तो ये फार्मूला नहीं है लेकिन विदेशी फार्मूला तो है ही। सेक्सुअल ऑटोनॉमी है तो फिर हाइमन रैप्चर, वो अनमैरिड है तो उसकी 2 उंगलियां जाती हैं कि नहीं जाती हैं, इस फार्मूले का क्या मतलब आता है? इसका कोई मतलब नहीं पड़ता है। वो अगर सेक्सुअली एक्टिव है पहले से तो उसकी सेक्सुअल ऑटोनॉमी है। अब आप कह रहे हो कि ये पहले से सेक्सुअल एक्टिव है और ये जो लड़का है इसने रेप, मतलब अभी कोई जो भी अभी के एविडेंसेस मिले हैं वो मिले हैं, ये सेक्सुअली एक्टिव भी है। सेक्सुअली एक्टिव के आधार पर उस केस को डाइल्यूट किया जाता है, ऐसा कहना है। सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने यह कहा कि सेक्सुअली एक्टिव के मामले या 2 उंगलियों का जो सैंपल है, 2 उंगली 2 फिंगर टेस्ट है, ये 2 फिंगर टेस्ट इस समय आज की तारीख में एप्लीकेबल नहीं है, इसको नहीं देखा जाना चाहिए। और आप अपने डॉक्टरों को प्रशिक्षण दीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से उन्होंने कहा कि आप ये जो सेक्सुअल असल्ट के मामले हैं इनमें 2 फिंगर टेस्ट को डी रिकॉग्नाइज करिए, आप बाकायदा ऑर्डर करिए। मेडिकल स्कूलों में ये पढ़ाया जाना चाहिए, मेडिकल की पढ़ाई में पढ़ाया जाना चाहिए कि सेक्सुअल केसेस में 2 फिंगर टेस्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि महिला के पास सेक्सुअल ऑटोनॉमी है और जिसके पास सेक्सुअल ऑटोनॉमी है वो क्या पहले करती है, वो किस स्थिति में रहती है, वो कितनी वर्जिन है, ये आपका विषय नहीं है और ये इन्वेस्टिगेशन का भी विषय नहीं है और ये रेप का जजमेंट करने का भी विषय नहीं है। विषय ये है कि महिला सेक्सुअली एक्टिव थी या नहीं थी, महिला शादीशुदा है या नहीं है, महिला का अपना स्टेटस क्या है। और एक जजमेंट तो मैं पीछे पढ़ रहा था, उसमें महिला उसी पुरुष के साथ, शादीशुदा नहीं है, पति नहीं है, लेकिन उसी पुरुष के साथ रहती है जिसको वो मना कर रही है और पुरुष को मना करने के बाद उसने जबरदस्ती उसके साथ की, तो वो सेक्स की कैटेगरी में आता है, वो रेप की कैटेगरी में आता है। यानी कि विल के खिलाफ, वो उसकी जब तक विल ना हो तब तक उसके साथ सेक्सुअल फोर्स करना, फोर्सली सेक्स करना, ये अपराध की कैटेगरी में आता है। इसलिए ये 2 फिंगर टेस्ट अब रोल आउट किया जाता है और इसका कोई रोल अब नहीं है। और ये चीज प्रोसिक्यूशन को समझानी चाहिए, ये मेडिकल एग्जामिनेशन करने वालों को समझानी चाहिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर को समझानी चाहिए, इनकी वर्कशॉप लगाई जानी चाहिए, इनको पब्लिक पुलिस को पूरे सभी राज्यों में बताया जाना चाहिए, पुलिस को डायरेक्शन दी जानी चाहिए, हॉस्पिटल्स को डायरेक्शन दी जानी चाहिए और मेडिकल कॉलेजेस को डायरेक्शन दी जानी चाहिए कि ये इररेलेवेंट है जो आप ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर करने की कोशिश की है। अब जिस समय, और मैंने आपको बताया है कि आर्टिकल 21 का ये राइट माना जाता है, जिस महिला के साथ ऐसा गलत हुआ है वो कह सकती है कि मैं 2 फिंगर टेस्ट नहीं करवाऊंगी। अब बाकी का क्या होगा, मेडिकली कैसे एग्जामिन होगा, ये मेडिकल एग्जामिनर अच्छे से जानते हैं। सीमेंस के आधार पर होगा, स्टेंस के आधार पर होगा, स्वेलिंग पार्ट के आधार पर होगा, चोटों के आधार पर होगा, उसके वहाँ घर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके आधार पर होगा और उसे पड़ोसियों के बयान पर होगा, जो भी हो, लेकिन 2 फिंगर टेस्ट नहीं होना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।